हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हमारे यहाँ आयुर्वेदा में पारस और भावना आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार आए हैं, लेकिन आज खास बात ये है कि आज इनके साथ इनका प्यारा बेटा रोबित भी है, जो कि वास्तव में एक प्रीशियस किड है। और प्रीशियस यूँ तो हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्रीशियस ही होता है, लेकिन पारस और भावना के लिए रोबित कैसे प्रीशियस है। चलिए बात करते हैं पारस और भावना से कि कैसी रही उनकी इनफर्टिलिटी से रोबित तक की जर्नी। भावना और पारस जो है मुरादाबाद से ही हैं और अभी हाल फिलहाल में ये राजस्थान में रह रहे हैं। अभी 2.5 महीने के रोबित हुए हैं, तो और आज ये हमसे मिलने के लिए रोबित के साथ यहाँ आए हैं। भावना, पहली बार आयुर्वेदा में आना आपका क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? मुझे क्या हुआ था कि मुझे रेगुलर कंटिन्यूसली 2 मिसकैरेजेस हो गए थे। तो फिर मैं IFTM यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे एक मेरे कलीग थे, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था मैम का कि आप आयुर्वेदम में जाइए, वहाँ पे जाके एक बार मैम से बात करिए। तो मैं एक बार एलोपैथिक में दिखा भी चुकी थी, पर मुझे ऐसा कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और फिर वहाँ जाके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर जब मुझे मेरे कलीग ने रेफरेंस दिया, तो फिर मैं यहाँ पर आई मैम के पास, मैम से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से हैंडल करी, सिचुएशन मेरी जो भी थी। और उसके बाद फिर मैं मैम से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि मैम मुझे कंटिन्यूसली 2 मिसकैरेजेस हुए हैं, उसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता लगा है कि क्या रीज़न है। तो मैम ने फिर मुझे टेस्ट वगैरह बोले थे। तो जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें मेरा टॉर्च का था बेसिकली टेस्ट, बाकी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। तो टॉर्च में मेरे को बेसिकली रुबेला का वायरस था एक, तो वो मुझे फिर उसमें मेरा हायर आया था। तो उसके लिए फिर मैम ने मेरे को फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन थे और भी वो सब कराए। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी वो रुबेला की थी, फिर उस पर मैम ने कॉन्सेंट्रेट करके मेरे को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। भावना, थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो आपने जो पहले भी ट्रीटमेंट लिया होगा, क्योंकि आपकी इससे पहले की जो दोनों प्रेगनेंसीज थी वो दोनों प्लान्ड ही थी, है ना? तो उस टाइम का जो ट्रीटमेंट आपने लिया था, उसके बाद में आपको किस किस मंथ में मिसकैरेजेस हुए थे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरे को 2 कंटिन्यूस मिसकैरेज हुए, तो फर्स्ट मिसकैरेज मेरे को 6 वीक्स के बाद ही हो गया था। उसमें मैं जब नॉर्मल डॉक्टर पे चेकअप पे गई थी 6 वीक्स में, तो उन्होंने बोला था हार्ट बीट नहीं है बेबी में। तो फिर मैंने एक जगह मानसी वाले पे भी गई थी मैं, उनके यहाँ भी चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला हार्ट बीट नहीं है, तो आपको DNC करानी पड़ेगी और ये मतलब आपको हटवाना पड़ेगा बेबी। तो फिर मेरे लिए सबसे ड्रास्टिक काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने प्लान नहीं करा, क्योंकि कहते हैं कि 6 मंथ तक कोई प्लानिंग नहीं कर सकते नेक्स्ट बेबी की। तो फिर मैंने 6 मंथ बाद दोबारा, फिर मेरा वो नेक्स्ट ईयर ही आ गया था ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने दोबारा प्लान किया। तो उस टाइम पे फर्स्ट हार्ट बीट आ गई थी बेबी में। तो मैं रंजना मैडम पे मेरा ट्रीटमेंट था, तो उनके यहाँ गई थी मैं, तो उन्होंने बोला आपका सब फाइन है। तो फिर मैं भी बहुत मतलब खुश हो गई थी कि चलो हार्ट बीट आ गई इस बार। फिर उन्होंने 15 डेज़ की मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी, लेकिन जब मैं 15 डेज़ बाद पहुंची, तो देन उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने फिर मुझे यही कहा कि हार्ट बीट नहीं आके चली गई। तो वो भी मेरे लिए बहुत पेनफुल मोमेंट था। फिर मैं बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गई थी, डिप्रेस भी हो गई थी, क्योंकि मैं क्या करूँ कंटिन्यूस, क्योंकि मिसकैरेजेस थे। तो फिर जब मुझे जिन कलीग ने मुझे मैम का रेफरेंस दिया था, तो फिर मैं यहाँ आई। तो फिर जब मेरी मेडिसिन्स वगैरह चली, मेडिसिन्स काफ़ी चली थी, 6 मंथ तक प्रोसीजर चला था प्रॉपर। तो उसके बाद फिर मैंने 8 मंथ्स के अप्रॉक्स के बाद मैंने कंसीव कर लिया था। और उसके बाद मैं 6 वीक्स के बाद मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें हार्ट बीट भी आ गई थी बेबी की। फिर उसके बाद मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा और वेट करके फिर चाहे 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप टेस्ट करा के देखना। तो उसमें भी फिर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रीटमेंट वगैरह। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि फिर वो मेरा कंटिन्यूएशन में सब अच्छा चला। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भावना ने
जब रोहित के टाइम पे कंसीव किया था, तो उसके बाद में इन्होंने खुद ही ऑप्ट किया कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू रखेंगी, वो किसी और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। एंड इट वाज रियली पॉजिटिव थिंग कि इतना पॉजिटिविटी के साथ में और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस, डाइट फॉलो अप और सब चीज़ों के साथ में इन्होंने भावना ने बहुत अच्छे से सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उस पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो किया। एंड फॉर दैट आई रियली अप्रिशिएट हर, क्योंकि हर पेशेंट इतना आसानी से ये सब चीज़ें नहीं कर पाता, और दो प्रॉब्लम्स काफ़ी हुई थी इसमें, नो डाउट। बट देखिए, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि सब चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, बट जब हमें रिजल्ट एक अच्छा मिलता है तो हम बहुत बार वो सारे जो कहना चाहिए कि प्रॉब्लमेटिक जो रास्ते होते हैं वो सब हम भूल जाते हैं, वो जब एक उस परिणाम को, उस रिजल्ट को जब हम देखते हैं। तो एक चीज़ और, लाइक जैसे आप लोगों को ट्रस्ट तो बहुत ज़रूरी है, प्लस मैम के लिए, मैम का प्लस पॉइंट ये है कि मैम पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और अगर मैम को लगता है कि वो फुलफिल है देन ओनली मैम आगे प्रोसीड करवाती हैं, अदरवाइज मैम नहीं कराती हैं। मैम क्लियरली मना कर देती हैं कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो इसमें भी क्या होता है कि लाइक डॉक्टर्स करते रहते हैं कि मतलब बोल देते हैं IVF करा लो, ये करा लो, लेकिन एक्चुअली जो रीज़न है वो चीज़ वो लोग नहीं पता करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो यहाँ पे ये मैम का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन शी प्रोसीड्स, अदरवाइज शी सेज कि आगे नहीं होता है। तो दिस इज अ गुड प्लस एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मैम का एक ये भी है कि आपको पूरा, अगर आप जैसे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट बिठा लो आप चले गए, आपकी एक एक प्रॉब्लम आपका डे टू डे, मतलब पूरा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपका डेली एक्टिविटीज़, हर एक मिनट की एक्टिविटीज़, घंटे की एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या करी वो पूछते हैं। आधा से 1 घंटा आपके साथ ईजिली इन्वेस्ट होता है, और वो जो टाइम इन्वेस्ट होता है वही चीज़ आपको, बस मेन चीज़ है कि आप कोई भी दिक्कत हो रही है आपको हर एक चीज़ शेयर करनी है। प्लस मैम टेलीफोनिकली भी 24/7 अवेलेबल होती है, आप कभी भी फ़ोन करोगे इजीली मैम अवेलेबल है। आपको बस हार नहीं माननी है और शर्म नहीं करनी है कि ये मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे को, अरे मैं मैडम को बताऊं नहीं बताऊं, आपको हर एक चीज़, क्योंकि डॉक्टर से अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्लस यहाँ पर अगर आप आओगे तो एक तरीके से फैमिली ट्रीटमेंट होगा, आपको लगेगा कि मैम आपके रिश्तेदार हैं या तो मदर हैं, अब इसके लिए तो मदर ही मैं कहूँगा क्योंकि इनके छोटी मैम आए हैं बस ये बहुत बड़ी तो बात है जो भावना कह रही है। फैमिली मेंबर की तरह ही आपको ट्रीट करा जाएगा, और आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप घर में ही बैठे हो और सामने डिस्कशन कर रहे हो विद फैमिली। ये तो खैर इनका बड़प्पन है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए आयुर्वेदा खेल नहीं है, ये पूरी तरह से साइंस है। जब तक आप डिटेल्ड हिस्ट्री में ना जानूँ, या जब तक आपके बारे में पूरी तरह से ना जानूँ, तो मैं चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर डिजीज़ दोषास, धातु, प्रकृति, विकृति सब चीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। तो सब चीज़ को एनालाइज करने के लिए मेरा डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही थोड़ा सा अप्रोच रहता है जिसके बारे में पारस ने अभी जिक्र किया। तो इसके पीछे की वजह भी यही है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं ट्रीट करती हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होता है, किसी एक थियरी या सिद्धांत के बेसिस पे में ही मैं ट्रीट करती हूँ। और मेन आयुर्वेदा भी वही है कि अगर आप जब तक पूरी तरह से आप डिटेलली किसी तह तक नहीं जाएंगे, क्योंकि तो साइंस है पूरी तरह से, अब चाहे लोग जो कहें या जो समझें, लेकिन बहरहाल साइंस को साइंस की तरह से ही लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है, और रिजल्ट भी हमें तभी मिल पाते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है इनका, और ये वास्तव में आप लोगों तक जो मैसेज दे रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव है। ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी वाली बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा के द्वारा, और ऐसा नहीं है, ये तो खैर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक से तह तक पहुंचा जाए तो रिजल्ट हर चीज़ के मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और इनफर्टिलिटी कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, बस एक समस्या है जिसका ट्रीटमेंट होना, सही तरीके से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। बिकॉज IVF हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, IVF हर चीज़ का एंड रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि IVF हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने पहले भी कुछ रिव्यू वीडियोस किए हैं इस बारे में, लेकिन मैं हर बार यही आपसे कहती हूँ कि IVF हमेशा फर्टिलिटी का रास्ता नहीं हो सकता।
कुछ केसेस में ऑफ कोर्स IVF ऑप्ट किया जा सकता है, बट सभी केसेस में नहीं। जैसा मैं आजकल देखती हूँ कि पेशेंट्स मिसलीड भी होते हैं, मिसगाइड भी होते हैं, उन्हें लगता है कि बस अब IVF ही है जो जिसके द्वारा अब ये इनफर्टिलिटी की समस्या ट्रीट हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद की तरफ विश्वास बना के देखिए, उस रास्ते पे चल के देखिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, पारस और भावना? बस लास्ट वही है कि आपको डेडिकेशन रखना है, मोटिवेशन रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको फ्यूचर देखते हुए चलना है कि आप फ्यूचर में 2 से 3 होने वाले हैं, आप सारी परेशानियों से खुद बाहर आ जाएंगे। तो स्वीट। चलिए, ये तो था पारस और भावना के बारे में। अब यदि आपको किसी तरह की ऐसी कोई समस्या है तो आप बेहिचक कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। यदि आप टेलीफोनिकली भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।